हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये वर्क लिखा गया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इस वर्क के हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि जो उन्होंने शेक्सपियर के मेरिट्स को डिस्कस किया है अपने वर्क में, उनको डिस्कस करेंगे। अब बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उससे ग्रो करने में हेल्प करें। और वीडियो को प्लीज़ पूरे एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसी में आपको इसके की नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। तो ये जो वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर एक्चुअली क्या है, एक बुक थी जिसे लिखा गया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इसे पब्लिश कब किया गया था? 1765 में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो इस वर्क को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जन्म हुआ था 1709 में और उनकी डेथ हो गई थी 1784 में। और ये एक इंग्लिश राइटर और क्रिटिक रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया क्रिटिक। अब क्रिटिक कौन होता है? क्रिटिक मीन्स जो पर्सन किसी के वर्क पे अपना क्रिटिसिज्म दे। अब ये क्रिटिसिज्म क्या होता है? अब जब मे बी आपके माइंड में आया होगा कि मैंने जब ये क्रिटिसिज्म वर्ड यूज़ किया तो आपके माइंड में आया होगा कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लिटरेचर के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि किसी के वर्क को जज करना। और अब आपको पता है कि जब हम किसी के वर्क को जज करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी हमारे सामने आते हैं, मतलब जो कि उस वर्क के अंदर खूबियाँ हैं वो भी हमारे सामने आती हैं और जो बुराइयाँ हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म हमारा दो टाइप का हो गया, नेगेटिव भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया। सो क्रिटिसिज्म सिंपली मीन्स टू जज द वर्क। तो ये जो वर्क है हमारा प्रीफेस टू शेक्सपियर, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स हमारे पास? शेक्सपियर्स जनरल नेचर, एक्सीलेंसी, शेक्सपियर्स फॉल्ट्स और द 3 यूनिटीज़। अब इस वीडियो में हम इनकी जो एक्सीलेंसी है, मतलब जो मेरिट्स बताए हुए हैं, जो खूबियाँ बताई हुई हैं शेक्सपियर के वर्क के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद द मेरिट्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है फेथफुल डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे जो डॉक्टर जॉनसन हैं उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को ना मिरर ऑफ लाइफ कहा है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? मिरर ऑफ लाइफ का क्या मतलब हुआ? मिरर ऑफ लाइफ मीन्स जिसमें से लाइफ रिफ्लेक्ट करे, मतलब जो जिसमें रियलिटी रिफ्लेक्ट करे, मतलब हमें जो चीज़ रियल लगे। उनका मतलब क्या था कि मतलब शेक्सपियर ने अपने प्लेज में कैरेक्टर्स को कुछ इस तरह से दिखाया है, कैरेक्टर्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि मानो उनकी जगह पे कोई आम इंसान होता, या हम कह सकते हैं कि हम खुद को भी रख के देख सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम भी उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि उनके कैरेक्टर्स बिहेव कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम उन कैरेक्टर्स के रिएक्शंस को, उनके बिहेवियर को खुद से, या कह सकते हैं कि एक आम इंसान के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को मिरर ऑफ लाइफ कहा है कि जिसमें से लाइफ रिफ्लेक्ट करे। तो हम कह सकते हैं कि उनके कैरेक्टराइजेशन मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया है, तो उसमें हमें रियलिटी देखने को मिलती है। तो यही हो गया हमारा फेथफुल डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब जो ह्यूमन नेचर है उसको कंप्लीट रियल तरीके से दिखाया गया है। अ कंप्लीट फेथफुल डिपिक्शन ऑफ द ह्यूमन नेचर। उन्होंने रियलिटी को फॉल्सिफाई, झुठलाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल अपील ऑफ कैरेक्टर्स। अब यूनिवर्सल हम किसको कहते हैं? यूनिवर्सल होती है जो चीज़ हर जगह पाई जाए, जो चीज़ टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब जो बहुत पुरानी हो और वो अभी भी चल रही हो। अब आप शेक्सपियर के प्लेस को ही देख लो,
कितने ज़्यादा पुराने हैं उनके प्लेज़, लेकिन आज भी कितना पसंद किया जाता है उनके वर्क्स को। आज भी शेक्सपियर को ग्रेट माना जाता है। उनके प्लेज़ किसी जगह के पर्टिकुलर कस्टम्स, प्रैक्टिस और ओपिनियन के ऊपर बेस्ड नहीं थे, जिसकी वजह से उनको पूरे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है। सैमुअल ने शेक्सपियर के वर्क्स को एंटीक माना है। अब एंटीक का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग है कि शेक्सपियर ने अपने प्लेस को एलिजाबेथन ईरा में लिखा था। इतना टाइम हो गया उनके वर्क्स को लिखे हुए, उस टाइम से लेकर आज तक भी इनके वर्क्स को बहुत ही ग्रेट माना जाता है। अब इतने टाइम के बाद भी अगर लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ख़ास बात होगी, है ना? तभी पसंद कर रहे हैं अभी। तो इसी वजह से जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस को एंटीक भी बोला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रियलिस्टिक डायलॉग्स का। शेक्सपियर्स के प्लेस के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, वो बड़े ही रियलिस्टिक उन्होंने लिखे हैं, मानो कि जो वो एक्चुअल कन्वर्सेशन का ही पार्ट हो। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो जिस तरीके से बात करेंगे, जिस तरह से एक कॉमन कन्वर्सेशन होती है लोगों के बीच, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अपने डायलॉग्स को डिज़ाइन किया है, जिससे कि उनके प्लेस और भी रियल लगते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट, नो ओवर एम्फोसिस ऑन द थीम ऑफ लव। अब जब शेक्सपियर के टाइम में, उस टाइम के जो ज़्यादातर ड्रामेटिस्ट थे वो क्या करते थे कि लव के थीम को ही अपने ड्रामाज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते थे। मतलब कि ज़्यादातर प्लेस की या फिर ड्रामाज की जो स्टोरी है वो लव के थीम के ही इर्द गिर्द घूमती थी। क्या होता था कि एक लवर होता था, एक लेडी होती थी और एक राइवल होता था। राइवल मीन्स विलन। बस इन्हीं के जो आपस में म्यूचुअल रिलेशंस थे, उनमें एंटेंगलमेंट दिखाई जाती थी और जिसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड होती थी। लेकिन शेक्सपियर के प्लेस में ऐसा नहीं था। उनके प्लेस सिर्फ लव की थीम के ऊपर बेस्ड नहीं होते थे। उनको पता था कि लाइफ में लव के अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है, तो उनके प्लेस में लव के अलावा जैसे एंगर, लस्ट, प्राइड वगैरह के थीम्स भी देखने को मिलते थे हमें। तो वो जो क्लूज़ लेते थे ना थीम्स के लिए, वो उनको अपने डे टू डे लाइफ में से ही उठाते थे, जिसकी वजह से उनके प्लेस में और ज़्यादा रियलिटी आ जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि उनके प्लेस सिर्फ और सिर्फ लव की थीम के ऊपर नहीं बल्कि और भी थीम्स के ऊपर बेस्ड होते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास ट्रैजिक कॉमेडी का। ट्रैजिक कॉमेडी क्या होती है? मीन्स कि एक ऐसा वर्क जिसमें ट्रेजिडी के एलिमेंट्स भी हों और कॉमेडी के एलिमेंट्स भी हों। अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको ट्रेजिडी और कॉमेडीज़ के बारे में पता है। एनीवेज़ फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रेजिडी क्या होती है? ट्रेजिडी एक ऐसा वर्क होता है जिसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, उसका लास्ट में डाउनफॉल दिखाया जाता है। और वो डाउनफॉल क्यों होता है? वो उसके अपने ही फ्लॉज की वजह से होता है। और कॉमेडीज़ वो वर्क होते हैं जिनमें सब कुछ हंसी मजाक के लहजे से चल रहा होता है। इनमें हैप्पी एंडिंग्स दिखाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्रेजिडीज़ में दुख दिखाया जाता है, जबकि जो कॉमेडीज़ होती हैं उनमें हैप्पीनेस दिखाई जाती है। लेकिन अगर हम अपनी रियल लाइफ को देखें और उसमें क्या होता है? उसमें दुख भी होता है और खुशियाँ भी होती हैं। तो इसलिए शेक्सपियर ने क्या किया कि अपने वर्क्स में ट्रेजिडी के एलिमेंट्स भी डाल दिए और कॉमेडी के एलिमेंट्स को भी डाल दिया और बना डाले ट्रेजिक कॉमेडी। ओके, तो इसे मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने प्लेस में गुड को भी डाल दिया, इवल को भी, जॉय को भी डाल दिया और सोरो को भी, जिससे कि उनके जो प्लेस हैं वो और भी ज़्यादा रियल और कन्विंसिंग बने। ठीक है, तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम शेक्सपियर के प्लेस के डीमेरिट्स और 3 यूनिटीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।